नमः संस्कृताय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसार सागरक्षण पाठ हमारा संपूर्ण हो चुका है। अब चलते हैं अभ्यास की ओर। एक पदेन उत्तरत इसमें है कस्य राज्यस्य भागेषु गजधर शब्दः प्रयुज्यते। राजस्थानस्य है, राजस्थान में आज भी यह शब्द प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात गज परिमाणम कह धार्यति, कह धार्यति गजधरः, गजधर धार्यति। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्य किम प्रदीयते स्म सम्मानम, सम्मान दिया जाता था उनको, वेतन के अलावा उनको क्या दिया जाता था, सम्मान भी दिया जाता था। इसके पश्चात है के शिल्पी रूपेण न समादृताः भवन्ति, कौन शिल्पी के रूप में समादृत नहीं है, कौन नहीं थे, गजधराः। इसका उत्तर होगा गजधराः। इसके पश्चात द्वितीय प्रश्न पूर्ण वाक्य न अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। तडागः कुत्र निर्मीयन्ते स्म, तालाब कहाँ बनाए जाते थे, तो तालाब कहाँ बनाए जाते थे, अशेषे देशे, अर्थात तडागा अशेषे देशे निर्मीयन्ते स्म, यानी पूरे संसार में बनाए जाते थे। द्वितीय प्रश्न गजधरा कस्मिन् रूपे परिचितः, किस रूप में परिचित थे, गजधरा समाजस्य गांभीर्यस्य मापकाः इत्यस्मिन् रूपे परिचितः, यानी जो गजधर थे वो समाज के गंभीरता को मापने वाले इस रूप में परिचित थे। ठीक है। इसके पश्चात तृतीय प्रश्न है गजधरा किम कुर्वन्ति स्म, गजधरा किम कुर्वन्ति स्म, गजधरा योजनां प्रस्तुतवन्ति स्म, भावी वयम आकलयन्ति स्म, उपकरण भारान संग्रहणति स्म, यानी योजना प्रस्तुत करते थे, भावी व्यय को गिन लेते थे और कितना खर्चा लगेगा, और उपकरण भारान जितने उपकरण थे उनको भी लेकर के आते थे। ठीक है। तत्पश्चात चतुर्थ प्रश्न है के सम्माननीय, कौन सम्माननीय है, गजधरः सम्माननीयः। इसके पश्चात है रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माण करना है। सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म, सुरक्षा प्रबंधनस्य कृते कस्य शब्द प्रयोग हो जाएगा, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तत्पश्चात ख भाग है तेषां स्वामिनः असमर्थः सन्ति, उनका जो स्वामी था वो असमर्थ था, यानी तेषाम की जगह प्रश्नवाचक जो लगाएंगे रह गया था इसके ऊपर, तेषाम स्वामिनः, तेषाम की जगह केशाम आ जाएगा। उसके पश्चात कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति, वेतनानि की जगह कानि हो जाएगा। गजधर, गजधर की जगह कह, और तडागाः की जगह के, यानी हम इसके मात्र एक शब्द को देखकर भी प्रश्नवाचक शब्द जो है भर सकते हैं। इसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह आएंगे, ये सभी ध्यान रखिएगा। तत्पश्चात चतुर्थ प्रश्न है अधोलिखितेषु यथोपेक्षितम संधि संधि विच्छेदम कुरुत, संधि और संधि विच्छेद पेपर में भी आ सकते हैं, आपके आएंगे। अद्य जमा अपि दीर्घ संधि है अद्यापि, अद्य है, इस द्य को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, और जो आपको ये दूसरी ओर दिखाई दे रहा है अद्य अपि, यानी अद्यापि इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, लेकिन परंतु संस्कृत में अद्य का प्रयोग जो संधि प्लस में दिया गया वही प्रयोग होता है। अगला स्मरण जमा अर्थम स्मरणार्थम। तृतीय है इति जमा अस्मिन, यण संधि है इत्यस्मिन। स्मरण जमा अर्थम में स्मरणार्थम में दीर्घ संधि है। ठीक है, और इत्यस्मिन में यण संधि है। इसके पश्चात एतेषु जमा एव एतेष्वेव, ये मैंने चर्चा आपके साथ पहले पाठ पढ़ाते वक्त भी की थी। सहसा जमा एव सहसैव, ये सहसैव हो जाएगा, इसमें वृद्धि संधि है। आगे है पंचम प्रश्न है, पंचम प्रश्न पे आ जाते हैं। मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, अर्थात हमें मंजूषा से जो उचित शब्द हैं उनको चुन करके, चित्वा का मतलब होता है चुनकर, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को पूरा करना है। अब चित्वा जो है, चित्वा शब्द देखिए, चित्वा में प्रत्यय कौन सा है, चित्वा में है कत्वा प्रत्यय, ये याद रखिएगा क्योंकि आपके प्रत्यय भी आने वाले हैं। मैं कुछ शब्द आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर मंजूषा में जो दिए गए शब्द हैं वो देखिए। रचयन्ति, गृहीत्वा, सहसा, जिज्ञासा और सह। रचयन्ति रचना करते हैं, तो पहले में आ जाएगा छात्रः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र जो पुस्तक लेकर के विद्यालय जाते हैं। दूसरा मालाकार पुष्पम पुष्पम माला रचयन्ति, रचयन्ति हो जाएगा, मालाकार जो पुष्पमाला हो, पुष्पमाला रचते हैं, पुष्पों के द्वारा माला रचते हैं। मम मनसि एका जिज्ञासा अस्ति, मम मनसि जिज्ञासा तीसरे में आ जाएगा। चौथा है रमेशः मित्रैः सह, मित्रों के साथ विद्यालयं गच्छति, विद्यालय जा रहा है मित्रों के साथ। पंचम वाक्य है
सहसा, जो अंतिम बच गया था, सहसा का मतलब हो जाए अचानक, बालिका तत्र आहसत, यानी अचानक वहाँ पर बालिका हंसी। अब धातु और प्रत्यय हैं, देखिए क्री जमा तुमुन कर तुम है, इसी प्रकार से हरि जमा तुमुन क्या होगा, यानी हरि त्रि, ये तीनों एक ही प्रकार के शब्द हैं। जिस प्रकार से करतुम का निर्माण हुआ उसी प्रकार से ये भी निर्माण हो जाएगा। ठीक है, हरि जमा तुमुन क्या बन जाएगा, तो अब देखिए इसमें हर तुम हो जाएगा, हर तुम। ठीक है, इस प्रकार से यह शब्द बन जाएगा। अब इसी प्रकार से त्रि जमा तुमुन है, त्रि जमा तुमुन को करते वक्त भी तरतुम बन जाएगा। दोनों ही तीनों के तीनों एक जैसे दिखाई देने वाले शब्द हैं और इसका हमें ध्यान रखना होगा, कोई गलती ना हो। ठीक है, इसके पश्चात नम धातु पे चलते हैं, नम जमा कत्वा नत्वा। अब गम जमा कत्वा क्या होगा, गत्वा ही होगा। तो जैसे मैं है ना, इस मैं का लोप हो जाता है और खाली त्वा बच जाता है तो गत्वा बन जाएगा। इसी तरह से त्यज जमा कत्वा त्यक्तवा बन जाएगा, इसका बनेगा त्यक्तवा, जय की जगह कै हो जाएगा और कत्वा का जो कै है वो कट जाएगा, कहीं आप ये सोचेंगे कै है। भुज जमा कत्वा भुक्तवा, भुज जमा कत्वा क्या हो जाएगा, भुक्तवा। ये तीनों इस प्रकार से होंगे। अब कुछ अब आगे जो उदाहरण हैं वो होंगे, ये हो गया इसके सामने। ठीक है, अब है ल्यप प्रत्यय के उदाहरण। अब ल्यप प्रत्यय के उदाहरण में देखिए कि जिसके साथ उपसर्ग लगा हुआ होगा उसके साथ ही ल्यप प्रत्यय लगता है। अब जैसे उप जमा गम जमा ल्यप उपगम्य है। अब सम जमा पूज जमा ल्यप क्या होगा, समपूज्य बन जाएगा। मैं लिख के दिखा देता हूं आपको, समपूज्य, यह होगा समपूज्य। ठीक है, इस प्रकार से यह समपूज्य हो जाएगा। इसके पश्चात आ जमा नी जमा ल्यप। अब नी धातु है तो आनीय बन जाएगा, ये बन गया आनीय। इसके पश्चात है प्र जमा दा जमा ल्यप प्रदाय, क्या बन जाएगा, प्रदाय। यानी आपको ध्यान रखना है कि ल्यप प्रत्यय वहीं प्रयोग होता है जहां पर उपसर्ग होगा। अकेली धातु के साथ ल्यप प्रत्यय नहीं होगा, अकेली धातु के साथ तो कत्वा प्रत्यय ही प्रयोग होता है। कत्वा और ल्यप दोनों ही एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। आगे सप्तम प्रश्न, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिताम विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी समुचित विभक्ति, ये उपपद विभक्ति का उदाहरण है अब ये, जिसकी मैंने चर्चा की थी। जिस प्रकार से उभयता आ गया तो द्वितीय विभक्ति ही लगेगी। जैसे विद्यालयम परिता है, विद्यालय में द्वितीय है, इसी में भी द्वितीय लगेगी, तो क्या हो जाएगा, ग्रामम, ग्राम की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम, यानी अम लग जाएगा, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी इसमें। ठीक है, तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, ये भी ग्रामम एवं इस प्रकार। आगे है ख भाग, इसमें क्या है, नगर। सर्वतः आ गया, सर्वतः आ गया तो सर्वतः में भी द्वितीय विभक्ति लगेगी। आंख बंद कर करके जहाँ तह वाले हैं, एकतः उभयतः सर्वतः, उन सब के जगह द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी नगरम आ जाएगा। आगे है धिक, यहाँ पे भी धिक के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और कापुरुष की जगह कापुरुषम हो जाएगा। ठीक है, धिक कापुरुषम, धिक दुष्टम, दुष्ट को धिक्कार है, इस प्रकार के शब्द बन जाएंगे। अब आगे तृतीय विभक्ति के उदाहरण, जैसे मृगई सह है, सह साथ में मृगा मृगई सह चरंती। इसी तरह से जो बालक है बालिका के साथ पठंती, बालिकाया पठंती, यहाँ पर बालिकाया सह पठंती, तो यहाँ पर हो जाएगा तृतीय विभक्ति का प्रयोग। आगे है पुत्र, यहाँ बालिकाया है और बालिकाया की जगह आप बालिका भी का भी प्रयोग कर सकते हैं बहुवचन में। यहाँ पे एक वचन नहीं है आना, तो बल्कि बहुवचन ही चाहिए। ठीक है, तो बालिका भी का प्रयोग होगा बहुवचन के अंदर। ठीक है, तो आप इस बालिकाया की जगह बल्कि बालिका भी का प्रयोग करें, न कि बालिकाया क्या, क्योंकि कक्षा के अंदर कोई एक लड़की तो होगी नहीं, तो ये तो बहुवचन में मिलेंगे, तो बालिका भी का प्रयोग करना। ठीक है, इसके पश्चात है पुत्रः डैश सह गच्छति, पिता के साथ जाता है पुत्र, तो पित्रा आ जाएगा। ठीक है, तृतीय विभक्ति पित्रा, माता की में मात्रा हो जाता है, पिता की में पित्रा हो जाता है। ठीक है, इसके पश्चात है शिशु, शिशु मातृ आ गया, ये माता का मैंने पहले ही बता दिया, तो इसके अंदर आ जाएगा मात्रा, मात्रा सह क्रीडति, माता के साथ खेलता है। तो इस प्रकार से ये सारी विभक्ति हो जाएंगी। अनुपम मिश्र की कृति है, ज्ञान की परंपरा रखने वाला है, कारकों को इनको भाषा विस्तार को अवश्य पढ़िएगा। इसमें जो कारक विभक्ति दी गई है, सामान्य रूप से दो प्रकार की विभक्तियां होती हैं, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति किन्हें कहते हैं, जिनके आधार पर पद चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, कारक विभक्ति कहते हैं। किंतु किन्हीं विशेष पदों के कारण जहां कारक चिन्हों की
उपेक्षा कर किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। यानी नियम लागू होते हैं उपपद विभक्ति में और कारक विभक्ति में नहीं होते। जैसे सर्वथा, अभिता, इनके साथ में, धिक के साथ में, सबके साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, उसी प्रकार से इसमें भी प्रयोग होगा। ठीक है, ये जैसे 7वां प्रश्न आपने किया है उसी प्रकार से यहाँ भी ये दिए गए हैं उदाहरण, इनको अवश्य करिएगा। कई बार जो परीक्षा के अंदर हैं वो यहाँ से आ जाते हैं। जैसे विद्यालयम परितः पुष्पाणि सन्ति, विद्यालय के चारों ओर फूल हैं। धिक देशद्रोहिणम, देशद्रोहिणम, जो देश का देशद्रोही है उसको धिक्कार है। उसके बाद देखिए आगे सह, साकम, सार्धम, समम, इनके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, इसमें तृतीय विभक्ति का किस प्रकार से, ये इन सभी का मतलब साथ होता है। ठीक है, समम का मतलब समान भी होता है, लेकिन समम का मतलब यहाँ पर साथ के लिए ही है। और जहाँ पर भी साथ आ जाए तो आप उसको ध्यान रखें कि वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे जनकेन सह पुत्र गतः, जनक के साथ में पिता गया, और दुर्जनेन समम सख्यम, यानी दुर्जन के साथ में सख्य यानी मित्रता की गई है। स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा और दा और रुच, मैंने 2 विभक्ति और बताई हैं, उन सबके साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा जिस प्रकार से यहाँ दिए गए हैं। देशभक्ताय नमः, नमः एतादृशेभ्यः जनेभ्यः स्वस्ति। तो अलम शब्द के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ में पर्याप्त और अलम बस मत करने अर्थ में 2 जगह प्रयोग होता है। जैसे देशद्रोहिणे अलम देश रक्षका, तो यहाँ पर अलम प्रयोग हुआ पर्याप्त के लिए, और मत के लिए अलम विवादेन, यहाँ पर तृतीय विभक्ति यानी शोर बंद कर दो, तो वहाँ पर तृतीय होगी। तो जैसे परिश्रमम विना, ये विना के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी सब तीनों विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे परिश्रमम, परिश्रमेण और परिश्रमात। ठीक है, इन तीनों विभक्ति का प्रयोग हो गया, और तीनों में से तीनों की तीनों ही ठीक है, इसमें से कोई भी लगा दीजिए आपका सही होगा। निम्नलिखित क्रियाओं के एक वचन बनाने का प्रयास करें। आकलयंती, संग्रहणंती, प्रस्तुतवंती। तो आप जब इसका एक वचन बना रहे होंगे तो किस प्रकार बनाएंगे, जो आप जानते होंगे तीतः अंति का प्रयोग करते हैं, तो उसमें प्रयोग के दौरान ती रह जाएगा, खाली अंति हट जाएगा। अब जिज्ञासा वाला शब्द देखिए, जानने की इच्छा है, उसी प्रकार से पिपाशा, जिग्मिषा, विवक्षा, बुभुक्षा। पिपाशा अर्थात पीने की इच्छा, जिग्मिषा जानने की इच्छा, और इसी प्रकार से इनकी इच्छा युक्त शब्द हो जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।